हरे कृष्णा दोस्तों, अब से आप इस चैनल पर नए विजन के साथ में नए वीडियोस देख पाएंगे जो बिज़नेस में ग्रोथ और आपके बिज़नेस से रिलेटेड आपको एडवाइस दे पाएंगे, जहां पर आपको हम पूरा एक डीप नॉलेज देंगे कि आप अपने बिज़नेस में कैसे ग्रोथ करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पल्स कैंडी पर एक केस स्टडी, जो कि आप समझ पाएँ अपने बिज़नेस में कैसे आपको मार्केट में प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट के साथ में उसकी पैकिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग प्लान कैसे बनाना है, साथ ही एक जो कॉर प्रोडक्ट का जो नीड्स होती है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, मार्केट में कितने कस्टमर्स हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगी, साथ ही हमारे को कितना प्रॉफिट होगा हमारे बिजनेस में। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले के साथ में रहते हैं और उसे पता होना चाहिए कि जो मार्केट में लीडिंग कंपनीज बिजनेस कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं। देखिए, एक ऐसी कैंडी जो कि इंडिया के इतिहास में एक ऐसा रेवोल्यूशन ला दी, जहां पर जिसने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट ना करने के बावजूद उसने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करा 2 साल में। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी इस बिजनेस के पीछे थी, क्या इस प्रोडक्ट के इनोवेशन में ध्यान दिया गया? सबसे पहले आप समझिए कंपनी की प्रोफाइल को। यह है डीएस ग्रुप की एक कैंडी जिसे हम पल्स के नाम से जानते हैं। डीएस ग्रुप ने 2015 में इसकी शुरुआत करी थी और उसके लिए उन्होंने 2 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करा था इस कैंडी को बनाते वक्त। सबसे पहले इन्होंने ध्यान दिया कि मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर दिया जाए जो कि कस्टमर को डिलाइटफुल सरप्राइज दे पाए। जब भी कंज्यूमर खाए उसको तो उसको कुछ नया लगे। तो वहाँ पर उन्होंने कॉर प्रोडक्ट पर फीचर्स पर ध्यान दिया, जैसे कि उसकी पैकिंग पर, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ उसके अंदर टैंग एंड ट्विस्ट टेस्ट दिया गया। देखिए, प्रोडक्ट में अगर दम होता है तो मार्केट में अपने आप पिक हो जाता है। इसकी स्ट्रेटेजी को समझिए और एक डिस्ट्रीब्यूशन अगर नेटवर्क अच्छा है तो कोई भी प्रोडक्ट चल पाता है। तो मार्केट में प्रोडक्ट इनोवेशन से पहले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पहले होता है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च में जो उसके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट और हैं, जैसे कि कच्चा मैंगो बाइट इस तरह के प्रोडक्ट रेंज में पहले लीड कर रहा था। फिर था कैंडीमैन, एल्पेनलीबे, और जो नंबर 1 लीड कर रही थी कैंडी वो थी कॉपीको। बाकी जेलीज जैसी कैंडीज भी लीड कर रही थी। तो डीएस ग्रुप ने इस तरह के प्रोडक्ट को ही क्यों चूज करा, आप इसके पीछे की बहुत अच्छी कहानी समझिए। यहाँ पर एक टारगेट ऑडियंस थी कि कस्टमर्स की इसे यूज करते वक्त आंखें बंद होनी चाहिए, एक टैंगी ट्विस्ट मिलना चाहिए जब वो इसे यूज करें। जैसे ही इसका टेस्टिंग किया गया कुछ लोगों पर, तो आंखें बंद होकर लोग इसे बिल्कुल अंदर जो बस्ट होता था चूर्ण का, जिसमें चूर्ण फिल आउट करा गया था, उससे मज़ा आ जाता था लोगों को। ये चीज़ देखने के बाद में कंपनी ने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल करे, काफ़ी लोगों पर सर्वे करे, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और अपने पायलट लॉन्च प्रोग्राम में ये प्रोडक्ट पास हुआ। लोगों को एक अलग सा फील हुआ जो कि कच्चा मैंगो बाइट खाते वक्त नहीं होता था। जब प्रोडक्ट बनाते वक्त मार्केट में कंज्यूमर्स के बारे में सोचा जाता है और उनके एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया जाता है तो मार्केट में वो प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। जब 2015 में इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की गई राजस्थान और गुजरात में, उसके एक ही साल में इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी आ गई मार्केट में कि इसने एक साल में 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया। ना कोई मार्केटिंग की गई, फिर ये इस तरह से पिक क्यों हुआ? डीएस ग्रुप जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो कस्टमर के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर करता है। तो वहाँ पर जब इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसमें 2 साल का टाइम लगाया था, तो इनका सीधा सा विज़न क्लियर था कि कुछ इस तरह का फ्लेवर देना है जिससे लोगों को अलग सा टेस्ट आए। और ये एक डिफरेंट टेस्ट वाली जो इनकी थॉट थी वो काफ़ी यूनिक थी कि हमें पता है प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत जल्दी इस्टेब्लिश होगा। डीएस ग्रुप के सीईओज ने भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि इस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड आ जाएगी। जब इन्होंने पास लॉन्च करी थी तो लगभग 4 साल का इन्होंने रिसर्च करा था और उस वक्त प्रोडक्ट बनाते वक्त भी इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था और लॉन्च के टाइम पे भी काफ़ी टाइम लगाया था। यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी जो इस कंपनी ने यूज़ करी जो कि आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी को मार्केट अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी कहा जाता है, जहाँ पर हम मार्केट में ये देखते हैं कि एक्चुअली जब डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाए और मार्केट को समझा जाए कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की नीड है। जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो डीएस ग्रुप को पता था कि हमें प्रोडक्ट बनाना है, हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से ही है। तो वही जो बेनिफिट मिला इस कंपनी का, वो काफ़ी टाइम से जो एक्सपीरियंस था इनके पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो सबसे बड़ा मेन एस्पेक्ट्स रहा है। देखिए वो कैसे, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है तो आप अपने बिजनेस में कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, आप नहीं बेच पाएंगे तो आप कैसे ग्रोथ करेंगे? इसे बोलते हैं इवेल्युएट एंड एडप्ट स्ट्रेटेजी। जब इनके प्रोडक्ट मार्केट में जाते थे तो काफ़ी पनवाड़ी शॉप्स पे जाते थे जो कि पान सेल करते हैं, सिगरेट और गुटखे सेल करते हैं, क्योंकि रजनीगंधा, पास इस तरह के प्रोडक्ट्स का मेन काउंटर वही था।
तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर कई कैंडीज़ बिकती हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इन्होंने पहले से ही बना रखा था, वहाँ पर पहले से ही प्रोडक्ट बिक रहा था। बात आती थी कि कॉपी कॉड जैसी टॉफ़ी और चिंगल्स जैसी च्युइंगम्स पहले ही वो वहाँ बेच रहे थे, बाबा इलायची जैसी, तो ये वहाँ पर टारगेट कर पाएंगे। साथ ही काफ़ी जनरल स्टोर जैसी शॉप्स पर भी ये प्रोडक्ट बेच पाएंगे। तो इस स्ट्रेटेजी से इन्होंने ध्यान दिया था उस ऑडियंस को जो कि बहुत जल्दी जब डीएस ग्रुप के प्रोडक्ट आते हैं तो उसे पिक कर लेते हैं। जैसे कि रजनीगंधा, तानसेन, इस तरह के प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इन्हें, और तानसेन तो हाल ही में अभी बाद में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर जो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे जो स्ट्रेटेजी यूज़ करी गई उसके कारण इस प्रोडक्ट को मदद मिली सबसे ज़्यादा बेचने में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के काफ़ी टाइप्स होते हैं जो कि आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं, आगे हमने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। इस प्रोडक्ट की जो मार्केट में पोजिशनिंग हो पाई वो सबसे एक बेहतर स्ट्रेटेजी है। कोई भी प्रोडक्ट आता है उस पर मार्केटिंग पे काफ़ी एक्सपेंसेस किया जाता है, एडवर्टीजमेंट डाले जाते हैं, साथ ही कोई सर्विसेज दी जाती है कि आप स्कीम्स लीजिए, हमारे साथ में जुड़िए, सैंपल्स दिए जाते हैं। बट पर इस प्रोडक्ट को 60 to 70% लोगों ने पिक करा डिमांड के हिसाब से। ना कोई खर्चा किया गया एडवर्टाइजमेंट पे, ना ही कोई स्कीम्स एंड बेनिफिट्स दिए गए। लोगों ने एक एक जार खरीदे इसके। जब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने लग गई, रेफरली लोगों को पता लगने लग गया कि कुछ ऐसी कैंडी आई है मार्केट में रजनीगंधा वालों की कि उसे आप खाओगे तो खाते रह जाओगे। एज ए कस्टमर हमें माइंडसेट को रखना होता है, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या रहा रीज़न वो समझिए कि इस तरह के प्रोडक्ट को इजीली परचेस करा गया। वो था नंबर 1 ब्रांड लॉयल्टी। जब ब्रांड इस तरह का दिखा उन्हें कि जब नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, कस्टमर देखते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्यों हम परचेस करें, कौन से ब्रांड का है, तो उन्हें दिखा डीएस ग्रुप। अब डीएस ग्रुप को तो सब जानते थे, नहीं जानते थे तो जो सेलर थे वो बता देते थे कि भैया रजनीगंधा वालों ने नई कैंडी लॉन्च करी है, आप परचेस कर लीजिए। तो वहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी रही। इसके बाद में रही मेन प्राइस स्ट्रैटेजी। जहाँ कच्चा मैंगो बाइट रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को कम प्रॉफिट दे रही थी, वहाँ पर ये 1 रुपये में अच्छा मार्जिन दे रही थी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को, जिससे इसकी प्राइसिंग में उनको प्रॉफिट मिल रहा था बेचने पर भी। जब डिमांड आ रही थी, जो सेलर थे वो वॉल्यूम के हिसाब से इसको प्रोडक्ट को परचेस करते थे और इसे अपने यहाँ पर रख कर और मार्केट में सेल करते थे ब्लैक में। पर इस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग रही वो हमेशा 1 रुपये ही रही, जिसके कारण इजी टू एक्सेस रहा और एक ये नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनकर मार्केट में बिक पाया। इस प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाएं जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। मार्केट सेगमेंटेशन को समझिए। जब भी हम सेगमेंटेशन को तोड़ते हैं मार्केट के हिसाब से, तो वहाँ पर हम मार्केट में डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, हर एक ग्रुप्स को एनालिसिस करते हैं, उनकी साइकोग्राफिक को चेक करते हैं, रेट ऑफ यूजेस एंड लॉयल्टी स्टेटस को चेक करते हैं कि वो हमारे इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे। ये सब सारी बातें हम हमारे बिजनेस में देखते हैं और एनालिसिस करते हैं, तो हम हमारे ऑफलाइन बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ कर पाते हैं और एक ऐसा बिजनेस डेवलप कर पाते हैं अपने मार्केट में जो कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस देता है। पल्स कैंडी को बेचने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी अब अपनाई जा रही है ताकि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहे। जैसे कि कंपनी इस पर जिंगल्स लगाकर काफ़ी एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि प्राण जाए पर पल्स न जाए। आप इस तरह के एडवर्टीजमेंट अब देखने को मिल रहे हैं। एक बार जब प्रोडक्ट पिक हो गया है लोगों के सामने, तो अब एडवर्टीजमेंट से लोगों को अवेयर करवाना है और हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहना है कि वो इसे खरीदते रहें। तो आपने देखा कि कैंडी नंबर 1 कैसे बनी इंडिया में और किस तरह की स्ट्रेटेजी से एक यूएसपी रखकर अपने प्रोडक्ट की इसने बहुत जल्दी मार्केट पकड़ा और आज मार्केट में बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए। साथ ही किस भी तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी आपको एडवाइस चाहिए उससे रिलेटेड आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी बिजनेस की वीडियो बना कर देंगे आपको।